हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत गुणपाल और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो एक खास टॉपिक है, कैसे कि पशुओं का भार ज्ञात करना। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि पशुओं का भार क्यों ज्ञात करेंगे भाई, क्यों ज्ञात करेंगे। तो पशुओं का भार ज्ञात करने के उद्देश्य बहुत से हो सकते हैं, जैसे मांस उत्पादन देखना, या उनका प्रोडक्शन कैसा है, या वो दूध उत्पादन कितना करता है, या कितना पशु है, कब प्रजनन के योग्य होगा, या उसका कितना जो वेट है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। उससे पहले यानी इनको जानने के लिए अपने पढ़ेंगे उद्देश्य, और उद्देश्य के बाद में यानी भार ज्ञात करते कैसे हैं वहां तक चलेंगे। यानी उद्देश्य से लेकर भार ज्ञात कैसे करते हैं इनके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो उद्देश्य में क्या है, उद्देश्य कैसे कि उनके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, यानी भार क्यों ज्ञात करते हैं। नॉर्मल सी बात है कि भार क्यों ज्ञात करते हैं। तो एक तो संतुलित आहार, यानी पशु को कितना आहार देना है वो उसका वेट डिपेंड करता है। कैसे वेट डिपेंड करता है कि एक पशु का भार कितना, अगर किसी का ज़्यादा भार है तो उसको ज़्यादा आहार की ज़रूरत होगी, और अगर कोई किसी का कम भार है तो उसको कम भार की ज़रूरत होगी। तो आहार, संतुलित आहार देने के लिए पशु का जो वेट है वो ज्ञात किया जाता है। दूसरी बात आती है कि पशु को औषधि देने के लिए औषधि की कितनी मात्रा देनी है, औषधि मात्रा के लिए ज्ञात करते हैं वजन। यानी अगर पशु का वेट कम है, जैसे जैसे बात करें कि छोटा पशु है या छोटा, जैसे अपने इंसानों की बात कर लेते हैं, तो छोटा बच्चा होता है तो उसको औषधि की मात्रा कम दी जाती है। अगर बड़ा आदमी होता है तो उसके मतलब जैसे ज़्यादा औषधि की मात्रा यूज की जाती है। तो औषधि मात्रा के लिए भी पशु का भार ज्ञात किया जाता है। फिर बात आती है कि पशु का मांस उत्पादन देखने के लिए कि पशु का मांस उत्पादन कितना है, उसके लिए भी पशु का वेट ज्ञात कर लिया जाता है। फिर चौथी बात आती है, वो कौन सी है कि प्रजनन के योग्य जो पशु है कि नहीं है, वो भी यानी उसके वेट पर डिपेंड करता है कि पशु प्रजनन के योग्य हो चुका है या नहीं हो चुका है। कैसे कि अब आप बात करोगे कि सर ऐसे थोड़ी होता है, आयु देखकर भी तो ज्ञात कर सकते हैं। आयु से नहीं, लेकिन वेट ज़्यादा डिपेंड करता है। आयु भी हो सकता है, जैसे अपने 3 वर्ष की आयु मिनिमम रखते हैं, अगर 3 वर्ष में उसका वेट उतना नहीं है तो अपने उसको प्रजनन के योग्य नहीं मान सकते। तो प्रजनन के लिए भी उसका वेट है जो ज्ञात किया जाता है। फिर एक बात आती है, वो क्या है कि जो अनुसंधान के जो कार्य हैं, अनुसंधान के कार्य जैसे प्रोडक्शन देखना या ब्रीडिंग देखना, या किसी की ब्रीडिंग करनी है तो उस टाइम में उसका वेट कितना होना चाहिए, तो वो अनुसंधान कार्य में हो जाएगा, अनुसंधान कार्य हेतु। अब एक बात और देख लेते हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी है उसके लिए भी स्वास्थ्य जानकारी हेतु। यानी आहार हो गया, आहार वेट पर डिपेंड करेगा, कितना आहार पशु को देना है। औषधि की मात्रा होगी, ये भी आपको समझ आ गया। मांस उत्पादन, यानी एक पशु का कितना मांस उत्पादन कर रहा है, कितने टाइम के अंदर, या फिर कितना मांस उत्पादन हो जाएगा तब उसका मतलब मांस है जो उपयोग में लिया जाएगा या उसकी कटाई की जाएगी। और उसके बाद है प्रजनन के लिए, प्रजनन की बात करें तो अपने एक यानी 2 शब्द ऐसे हैं कि एक तो गाय हीफर, जो गाय होती है, यानी हीफर क्या होता है, गाय हीफर जो पहली बार प्रजनन के काम में ली जाएगी वो गाय, तो वो कौन सी होगी, यानी हीफर, यानी बच्चिया, जवान बच्चिया बोल सकते हैं, युवा बच्चिया, तो उसको क्या बोलते हैं, गाय हीफर। और फिर आती है एक बफेलो हीफर, बफेलो हीफर। गाय हीफर का वेट कितना होना चाहिए और बफेलो हीफर का, तो गाय हीफर की बात करें तो इसका वजन है जो 300 किलोग्राम होना चाहिए, जब आप प्रजनन के योग्य ले मान सकते हैं उसको, उस टाइम के अंदर 300 किलोग्राम वेट होना चाहिए। और आयु की बात करें तो 3 वर्ष में लगभग, तो इतना अगर पशु स्वस्थ है, अगर पशु स्वस्थ है तो 3 वर्ष के अंदर उसका 300 किलोग्राम वेट हो जाएगा। और अगर आप आहार भी अच्छा दे रही हैं तो उसका वेट है जो इतना हो जाएगा। बफेलो हीफर की बात करें तो ये 250 किलोग्राम से 270 किलोग्राम का जब इसका वेट होता है तो उस टाइम में प्रजनन के योग्य मान लिया जाता है। तो अब एक बात ये होगी। और फिर आता है अनुसंधान कार्य। अनुसंधान कार्य में प्रोडक्शन देखने के लिए कि पशु कितना उत्पादन कर रहा है उसके लिए भी देख लेते हैं। फिर बात आती है प्रोडक्शन के बाद में कि पशु है, वृद्धि दर कितनी है पशु की, जो वृद्धि दर कितनी है,
यानी एक दिन के अंदर या एक महीने के अंदर, यानी एक कोई भी निश्चित समय हो सकता है, एक निश्चित समय के अंदर यानी पशु है, पशु का जो यानी वेट कितना है या कितना बढ़ रहा है, उसकी वृद्धि कितनी हो रही है, उसके लिए भी अपने देख सकते हैं। फिर बात आती है अनुसंधान कार्यों में एक बात और आती है कि ब्रीडिंग के समय, यानी जब आपने ब्रीडिंग करवा रहे हैं, यानी एक नई जैसे संतति उत्पन्न कर रहे हैं अपने, जैसे दो अलग अलग जोड़ों का क्रॉस करवा रहे हैं या कैसे भी, तो उस टाइम में क्या होता है कि ब्रीडिंग के टाइम में पशु का वेट है जो ज्ञात किया जाता है। स्वास्थ्य जानकारी है तो कैसे, स्वास्थ्य जानकारी की बात करें तो स्वास्थ्य में देखा जाता है कि पशु का वेट है जो बढ़ रहा है या घट रहा है, या उसका वेट बढ़ना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए उसके बारे में। तो आपने नॉर्मल बात करें तो एक बछड़ा होता है, जो बछड़ा उसके टाइम उसकी बात करें तो 400 से 500 ग्राम उसका वेट है जो बढ़ना चाहिए, यानी एक दिन के अंदर, यानी पर डे है उसका वेट कितना बढ़ना चाहिए, 400 से 500 ग्राम। अगर वो स्वस्थ है, अगर पशु स्वस्थ है तो उसका 400 से 500 ग्राम पर डे वेट बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है। तो ये हो गया। और इसके बाद में इतनी बात होने के बाद में अपने देखेंगे कि पशु का भार कैसे ज्ञात किया जाता है या उनकी विधियां क्या क्या है। तो ये मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। उद्देश्य के बाद में अपने देखेंगे कि विधियां कौन कौन सी है। विधियां कौन कौन सी है। उद्देश्य के बाद में देखेंगे कि विधियां कौन कौन सी है। विधियों के अंदर पढ़ेंगे अपने कि एक तो नॉर्मल सी है कि आपने कांटे वगैरह से ज्ञात कर लेंगे कि मशीन द्वारा। तो पहली जो दो विधियां पढ़ेंगे इसके अंदर, दो विधियां हैं। तो पहली कौन सी होगी, तुला द्वारा, दूसरी कांटे द्वारा, यानी इसी का नाम कांटे द्वारा है। फिर मशीन द्वारा भी लिखा हुआ आ सकता है, यानी आप समझ जाओगे कि अगर तुला द्वारा आ गया तो भी कांटे द्वारा या मशीन द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है। ये तो होगी नॉर्मल विधि, यानी जितना ज़्यादा बड़ा पशु है तो उसके लिए ज़्यादा बड़ा कांटा यूज कर लेंगे और उसका वेट भी उसी हिसाब से कर लेंगे। और फिर अगर छोटा पशु है तो उसको टांग के भी उसका वेट ज्ञात किया जा सकता है, जैसे मेमना वगैरह हो गया तो उसको ज्ञात कर सकते हैं। फिर आता है जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपने तो एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो सूत्र द्वारा। जो अपने के लिए इम्पोर्टेंट है वो है सूत्र द्वारा। सूत्र के अंदर कम से कम 4-5 विधियां आती है, लेकिन अपने एक इम्पोर्टेंट विधि के बारे में पढ़ेंगे, वो है शेफर विधि। उसके लिए इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक ही विधि ज़्यादातर पूछी जाती है, अभी तक यही पूछी जाती है। अगर फिर भी अगर आप जानकारी लेना चाहते हो तो आगे मैं मतलब इसके ऊपर जो यानी वीडियो के ऊपर है एक अच्छी सी वीडियो डाल दूंगा, छोटा क्लिप, क्योंकि वीडियो बड़ी होने के कारण आप फिर देखते नहीं हो, फिर फायदा क्या है। तो सूत्र द्वारा क्या है आपने देख लेते हैं, शेफर विधि, नाम देख लेते हैं सभी विधियों के, क्योंकि नाम तो अधिकतर पूछ ही लिए जाते हैं कि कौन सी विधि निम्न में से पशुओं के भार ज्ञात करने की विधि है या नहीं है। तो शेफर विधि, शेफर सूत्र भी बोल देते हैं या शेफर विधि। और फिर मलिक का सूत्र, मलिक का सूत्र, यानी ये जिन वैज्ञानिकों के नाम है उन्हीं वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर ही उनका नाम रख दिया गया। जैसे शेफर वैज्ञानिक का नाम है, मलिक वैज्ञानिक का नाम है, और अग्रवाल का सूत्र। और फिर एक आता है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया सूत्र, विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया सूत्र। अब कौन सा सूत्र किसके लिए है ये देख लेते हैं हमने।
शेफर विधि है, इसका जो सूत्र है वो वेट ज्ञात करता है पौंड के अंदर। ये सभी पशुओं पर लागू होता है, तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि सभी पशुओं के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। मलिक का सूत्र है वो आता है भैंस के लिए, यानी सिर्फ भैंस का सूत्र ज्ञात करने के लिए मतलब भैंस का जो वेट ज्ञात करने के लिए मलिक का सूत्र अपने काम में लेते हैं। अग्रवाल का जो सूत्र है, अग्रवाल का सूत्र है वो शेर के अंदर, यानी शेर एक यूनिट है, शेर के अंदर जो वेट ज्ञात करते हैं, इसलिए अग्रवाल का वेट के यानी शेर यूनिट के अंदर अपने वेट ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए अग्रवाल का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया जो सूत्र है वो है हरियाणवी नस्ल के पशुओं के लिए। यानी ये सिर्फ ये जो सूत्र है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया जो सूत्र है वो सिर्फ हरियाणवी नस्ल के पशुओं के काम में भी ही दिया जाता है, यानी अन्य पशुओं के लिए नहीं है। तो अपने अब ये जो शेफर का सूत्र है इससे ही मॉडिफाइड करके दूसरे सूत्र बनाए गए हैं, इसीलिए अपने शेफर सूत्र है जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर फिर भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आगे की वीडियो बना दूंगा। तो पहले अपने देख लेते हैं शेफर विधि इंपॉर्टेंट है। शेफर विधि के बारे में अपने पढ़ेंगे कि शेफर विधि क्या होती है, कैसे है। शेफर विधि में होता क्या है, शेफर का सूत्र शेफर ने क्या सूत्र दिया था, लंबाई इंटू हरत घेरा इसकी स्क्वायर बटा में 300। तो ये हो गया शेफर का सूत्र। शेफर के सूत्र में क्या होता है, लंबाई और हरत घेरा, यानी इसका कैसे लंबाई और हरत घेरा क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं अपने कि लंबाई क्या होती है। लंबाई दूसरा देखेंगे हरत घेरा, और एक अन्य बिंदु है जिसके बारे में अपने को पूछ लिया जाता है, तो वो कौन सा है, उदर घेरा। लंबाई क्या होती है, लंबाई वो बता देता हूं, मेरी ड्राइंग वैसे अच्छी नहीं है, तो जैसे ये पशु हो गया, ये इसकी पूंछ हो गई, ये इसकी टांगे होगी, जैसे जो यहाँ का जो बिंदु है यानी कंधे का, इसे कंधा बोलते हैं, कंधे के बिंदु से ये जो पीछे का यहाँ तक पूंछ तक का जो यहाँ पर जो हड्डी होती है उभरी हुई, तो यहाँ तक से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है, इस लेंथ होती है जो, यानी इसको बोलते हैं लंबाई। ये आगे लंबाई में, तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे वो भी बता देता हूँ। परिभाषा कैसे लिखेंगे, यानी पशु के कंधे से अपलास्थी बिंदु अपलास्थी बिंदु को बोलते हैं पाइन बोन, पाइन बोन बोलते हैं इसे। अपलास्थी बिंदु तक की लंबाई। अब लंबाई आप किस में ज्ञात करते हो वो आप पर डिपेंड करता है। अगर सूत्र में पूछे तो, अगर शेफर विधि के अंदर तो ज्ञात करेंगे वो इंचेस के अंदर होगी। तो हरत घेरा यानी चेस्ट ग्रीथ बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं चेस्ट ग्रीथ। फिर आता है इसको क्या, हरत घेरा क्या होता है, यानी चेस्ट की चारों ओर का जो घेरा है, चारों ओर का घेरा, यानी पशु का, जैसे मैंने पशु, ये जैसे मुंह हो गया,
ये टांगे होगी, जो यहाँ का जो है यानी पेट तो यहाँ पर है, जो उभरा हुआ हिस्सा है यहाँ से, तो इधर का जो हिस्सा है ये जो चेस्ट है इसे बोलते हैं चेस्ट का घेरा। और उधर घेरा क्या होता है, जो पेट के चारों ओर का यानी जो फुलावट वाला घेरा है उसको क्या बोलते हैं, उधर घेरा बोलते हैं। तो चेस्ट के चारों ओर का घेरा, और फिर उधर घेरा क्या होता है, पेट के चारों ओर का घेरा। इतनी बात होगी। इसके बाद में लंबाई, हरत घेरा, उधर घेरा की बात अपने कर ली है। फिर सूत्र के अंदर अपने कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र के अंदर कैसे, पहली बात तो एक बात आप लिख लीजिए, पहली बात तो ये आती है कि शेफर का सूत्र है, नोट डाल के लिख लीजिए कि शेफर के सूत्र के अंदर जो लंबाई होती है, शेफर सूत्र में लंबाई इंचेस में होती है, इंच में होती है। यानी लंबाई हरत घेरा है जिसकी आप फीते से आपने जांच करेंगे तो वो इंचेस के अंदर ही ज्ञात करेंगे, फिर इसके अंदर लिखेंगे। और फिर कैसे ज्ञात करते हैं, मान लीजिए यानी किसी पशु का जो लंबाई है वो 50 इंच ले लेता हूं मैं, जैसे मैंने 50 इंच चूज किया है, तो और हरत घेरा है वो 70 इंच चूज किया मैंने, और फिर इसकी स्क्वायर और बटा में 300। यानी प्रश्न के अंदर दे दिया जाता है कि किसी पशु का लंबाई इतनी है और हरत घेरा इतना है, तो आप इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 0 से 0 गया और 70 का स्क्वायर करेंगे तो 49 इंटू और 50 बटा में 30 और 0 से 0 गया, फिर 505 और 4 बटा में 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये जो सूत्र के जो इसका जो उत्तर आएगा यानी इस सूत्र के हिसाब से, शेफर सूत्र के हिसाब से, तो वो पॉइंट के अंदर आएगा, मैंने पहले ही बताया था। और एक पॉइंट कितना होता है वो देख लेते हैं आपने, एक पॉइंट बराबर कितना होता है। अब किसी बच्चे को ये नहीं पता हो कि एक पॉइंट कितना है, तो उसके लिए बता देता हूँ कि एक पॉइंट बराबर कितना होता है, 0.454 किलोग्राम होता है। तो फिर इसके बाद में 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 2.2054 होता है। तो इससे गुणा करके आप निकाल सकते हो, किलोग्राम के अंदर निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हो आप। अगर पौंड के अंदर निकालना चाहो, किलोग्राम में दिया गया हो तो आपसे पूछ लिया जाता है कि पौंड के अंदर है इतने पौंड है तो इतने किलोग्राम के अंदर इसका वेट कितना होगा, तो इसे आप ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आगे के जो विधियाँ थी, जैसे मलिका सूत्रधार यानी जो विधियाँ थी, तो उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे को आप कमेंट कर देना, और उसके आगे मैं एक क्लिप और बना दूंगा, शॉर्ट क्लिप, और जिससे आपको अन्य वीडियो के बारे में बता दूंगा। बाकी अपने एग्जाम की दृष्टि से देखें तो शेफर का सूत्र इम्पोर्टेंट अपने लिए रहता है, तो इसके लिए मैंने ये बता दिया है। तो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही, और खुश रहिए, धन्यवाद।